हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट्स, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम प्रश्नों को हल करने के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। और हाँ, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। आज हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। लेकिन बच्चों, ये सिर्फ 1000 का नंबर नहीं है, ये उन 1000 लोगों का विश्वास है जिन्होंने हम पर भरोसा किया और अपनी पढ़ाई के लिए हमारे साथ जुड़े। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप बच्चों का है। लेकिन याद रखना बच्चों, 1000 सब्सक्राइबर्स हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारी नई शुरुआत है। अब हमारा लक्ष्य है कि हम मिलकर सीटेट की तैयारी को और बेहतर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सफल बनाएं। चलो अब देखते हैं आज का पहला सवाल, और ध्यान रखना आज का सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? इसमें हमसे पूछा गया कौन सा एक आधारभूत सहायता का सबसे अच्छा उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग? आप सभी बच्चे मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा स्कैफोल्डिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना कि सबसे अच्छा उदाहरण है, या उसे ये कहना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना, या उसे ये कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेता या कर लेती तब तक वह घर नहीं जा सकती। आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, यानी कि तीसरा, उसे आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना। छात्रों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देने से वह बची हुई समस्या को अपने आप हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि स्कैफोल्डिंग जो होती है उसका सीधा अर्थ होता है शिक्षार्थी जो होता है बच्चों को सीखने के दौरान अस्थायी मदद करता है। क्या करता है? शिक्षक बच्चों को अस्थायी सहायता करता है। अस्थायी सहायता, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। और देखते हैं बाकी आंसर क्यों गलत हुए। सबसे पहले इसमें बोला है समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए हमें पुरस्कार देना चाहिए। अगर हम जल्दी समाधान के लिए पुरस्कार देंगे तो इससे बच्चे क्या होंगे? बाहरी रूप से प्रेरित होंगे। इससे इनको ज्यादा समय तक कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। उसे ये बताना कि वह बार बार प्रयास कर के द्वारा सीख सकता है, ये भी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि इससे हम उसका बस प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, यानी मोटिवेशन दे रहे हैं। उसे समस्या का कोई व्यवहारिक हल करने योग्य नहीं बना रहे। उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती, ये भी कहना गलत है, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं? नेगेटिव पनिशमेंट दे रहे हैं उस बच्चों को, जो शिक्षण की दृष्टि से पूरी तरीके से क्या है? गलत है। प्रश्न दो, आपकी कक्षा में सीखने की विधियां, यानी कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? अलग अलग शैलियों के बच्चे एक कक्षा में, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा शिक्षण परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। क्या हम बच्चों को लेबलिंग करेंगे, अलग अलग भागों में बांटेंगे? कार्य और परीक्षण के एक समान सेट देंगे? क्या हम सभी बच्चों को एक समान सेट दे के उन्हें अच्छा बना सकते हैं? सभी बच्चों को अगर हम एक समान सेट देंगे तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगी जिनकी सीखने की शैली क्या है? दूसरों से भिन्न है। तीसरा है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। या चौथा, परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। अगर हम बच्चों को एक समान समय देंगे तो जिन बच्चों की गति धीमी है उनकी जरूरतों का क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, है ना। विविध प्रकार के कार्यों से हर बच्चे की शैली को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा और बच्चे अच्छे से क्या कर पाएंगे? अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रश्न तीसरा है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। बताइए इसे हम क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले आपको गलत धारणाओं से क्या पता चल रहा है? बच्चे दुनिया को समझने के लिए क्या करते? खुद के ही लॉजिक लगाते हैं। लेकिन पहले से क्या माना जाता था? गलत माना जाता था। सोचते थे कि बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते, उनमें सक्रिय रूप से कार्य करने की भूमिका ही नहीं होती। लेकिन जो बाद के मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने क्या बोला कि जो बच्चे हैं वो दुनिया को समझने के लिए सक्रिय रूप से अपने खुद के लॉजिक लगाते हैं। क्या करते? वो स्वयं के खुद के अलग लॉजिक लगाते हैं।
ठीक है, तो आप बताइए इसमें से कौन-सा आपको सही लग रहा है? बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना, अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, ऐसा नहीं है। बच्चे कभी भी सीखने के प्रति निष्क्रिय नहीं होते। वे हमेशा सक्रिय खोज करते हैं। क्या करते हैं? वो हमेशा सक्रिय खोज करते हैं। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और इनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न है। ठीक है, तीसरा बोला है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, ये भी गलत है। चौथा है बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों के समान मानना। बच्चों की जो सोच होते हैं पुरुषों के समान नहीं होती बल्कि उनसे गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन दूसरा, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और इनकी सोच प्रौढ़ों से क्या होती है, भिन्न होती है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताना है बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टीचर रोल इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। बहुदृष्टिकोण को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी दृष्टिकोण पर केंद्रित रहना या व्याख्यान देना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना या प्रथम स्थान के लिए विद्यार्थियों में आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। तो आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है? क्या हमें जो बहुदृष्टिकोण है उसको निरुत्साहित करना चाहिए? नहीं, है ना? बल्कि उसे हमें क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण का प्रयोग करना। क्या शिक्षक को केवल व्याख्यान देना चाहिए? इससे तो बच्चे क्या रहेंगे? इसमें बच्चे निष्क्रिय भूमिका निभाएंगे और ये किसके केंद्रित है? शिक्षक केंद्रित है। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराने, ये बिल्कुल सही है। माध्यमिक विद्यालय में चर्चा कराने से छात्र क्या होंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे या सक्रिय भूमिका निभाएंगे, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रथम स्थान के लिए विद्यार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना भी गलत है। प्रतिस्पर्धा कराने से क्या होगा? एक दूसरे में ईर्ष्या बढ़ेगी। प्रश्न पांचवा है अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें आपको बताना है कि अभिप्रेरणा और अधिगम में कौन सा कथन सही आपको लग रहा है। इसमें से अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती या अधिगम केवल तभी प्रभावी होती है जब विद्यार्थी बाहरी पुरस्कारों से प्रेरित होता है या इसका उपयोग करता है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होते हैं जब विद्यार्थी में आंतरिक प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, या अधिगम तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी बाह्य रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से प्रेरित हो। आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। अब देखो इसमें बोला है कि जो अधिगम है उसमें प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। ये कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेरणा के बिना सीखना बहुत ज्यादा ही कठिन हो जाता है। दूसरा, अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। ये भी गलत है। जो बाहरी पुरस्कार होता है एक अस्थायी काम है, पुरस्कार खत्म होते ही बच्चे की रुचि भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तीसरा बोला अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी में अंतर्हित यानी कि अंदर से प्रेरणा हो सीखने की। तो ये इसका क्या बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब बच्चा अंदर से प्रेरित होगा यानी कि अंतर्हित इच्छा होगी उसके अंदर, तो वह सबसे अच्छा सीखेगा। जब बच्चा खुद से सीखता है तो बेहतर सीखता है ना? इसलिए इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 6 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सत्य है? आप जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्या सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है या सीखना विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं होती है? सीखना कौशल के संचय के समान है या सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है? तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर सही होगा? सीखना क्या एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है? सक्रिय है। दूसरा है सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता नहीं होता है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीखना जो होता है छात्र के पूर्व ज्ञान पर ही टिका होता है। यदि छात्र को पूर्व ज्ञान यानी कि पहले का ज्ञान होगा तभी वो क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ेगा। तो ये भी कहना गलत है। सीखना कौशलों के संचय के समान है, ये भी गलत है। केवल हम चीजों को इकट्ठा करने के लिए या बस ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए ही नहीं सीखते, बल्कि उसको समझने और उसका इस्तेमाल करने के लिए भी सीखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सीखने के सामाजिक क्रिया यानी कि जो सीखने में कौन सुविधा करता है? सामाजिक क्रियाएं। बच्चे समाज और दोस्त के साथ बातचीत करके सबसे अच्छा सीखते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? आपको कौन कौन सा लग रहा है जो बच्चों को सीखने में सबसे ज्यादा सक्षम बनाती है? पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान या निर्देश?
जो पुरस्कार है, पुरस्कार से बच्चा क्या करेगा? लालच में काम करता है, सीखने के लिए नहीं। तो ये सबसे अच्छा तो नहीं होगा जो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाएगा। दूसरा है संवाद, तीसरा व्याख्यान। व्याख्यान में बच्चे सिर्फ चुपचाप सुनते हैं, जिससे क्लास उबाऊ हो जाएगी, इसमें भी बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। निर्देश, केवल निर्देश देने से बच्चों की अपनी रचनात्मकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि दूसरा, संवाद। संवाद करने से बच्चे अपने विचार रख पाते हैं, इससे उनका दिमाग सक्रिय होता है और वे आसानी से सीखते हैं। इसलिए कौन सा इसका सही आंसर है? ऑप्शन सेकंड। इससे बच्चों में क्या होगी? महत्वपूर्ण गतिविधि को सीखने में मदद मिलेगी बच्चों को। प्रश्न 8, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसमें आपको बताना है विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक, यानी कि जो विकास है वो जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर। दूसरा, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। या तीसरा, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। चौथा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट? क्या जो विकास होता है वो जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर आ जाता है? नहीं, ये गलत है ना। विकास हमेशा आगे बढ़ता है, ये कभी भी पीछे की ओर नहीं जाता है। दूसरा बोला क्या एक रेखा में होता है, ये स्ट्रेट लाइन में, ये भी बिल्कुल गलत है। विकास सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि ये स्पाइरल होता है। तीसरा बोला विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि विकास जो होता है प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता या विकास की गति अलग अलग होती है, इसलिए विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। प्रश्न 9 है, मध्य बचपन अवधि क्या है? बताइए। मिडल चाइल्डहुड इज द पीरियड फ्रॉम, क्या लग रहा है आपको इसमें से क्या होगा? ऑप्शन ए है 10 वर्ष के बाद, पहला है 10 वर्ष के बाद, दूसरा जन्म से 2 वर्ष, या तीसरा 2 वर्ष से 6 वर्ष, या चौथा 6 से 11 वर्ष। आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही है? तो देखो ये जो 10 वर्ष के बाद है, इसमें क्या होता है 11 वर्ष के बाद तो हमारी किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, किशोरावस्था का आरंभ हो जाता है, तो इसलिए ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष आपको पता है इसमें शैशवावस्था होती है। तीसरा है 2 से 6 वर्ष, ये तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल है। चौथा वाला है 6 से 11 वर्ष, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये इसका क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 से 11 वर्ष की आयु को मध्य या उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसका ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको याद रखना है कि जो जन्म से 2 वर्ष होता है वो शैशवावस्था होता है, फिर 2 से 6 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर 6 से 11 वर्ष तक मध्य या फिर उत्तर बाल्यावस्था होता है। इसके बाद क्या होता है 10 वर्ष के बाद, यानी 11 वर्ष के बाद किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। प्रश्न 10 है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवांशिक संरचनाओं से निर्धारित होती है। ये कथन आपको बताना है, ये कथन सही है या गलत है? ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। या ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवांशिक संरचना बहुत ज्यादा प्रबल होती है। या ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करते हैं। या चौथा इसमें ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा सही आंसर है? पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो मनोवैज्ञानिक है उनका मानना है कि जितना आनुवांशिक संरचनाओं का प्रभाव है, उतना ही वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। विकास आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है। अच्छा वातावरण बच्चों की क्षमता को और विकसित करता है, इसलिए वातावरण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। कि इसलिए ऑप्शन ए जो है, यानी कि पहला, बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए, कौन सा आपको सही लग रहा है? विकास, सामाजिकरण, सीखना या परिपक्वता?
ये जो विकास है, विकास एक बहुत व्यापक शब्द है, केवल सामाजिक कौशल तक सीमित नहीं है, ये तो गलत होगा। तीसरा है सीखना। जो सीखना है वो किसी भी चीज को जानना है, ये केवल समाज से जुड़ी नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। परिपक्वता, परिपक्वता आपको पता ही है, ये एक जैविक और आनुवांशिक प्रक्रिया है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही लग रहा है? इसका ऑप्शन है सेकंड, समाजीकरण। समाजीकरण इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो समाजीकरण है, इसमें बच्चे समाज के तौर तरीके सीखते हैं, इससे बच्चे समाज का सक्रिय सदस्य बनते हैं। समाजीकरण हमें क्या करता है? मूल्यों को सिखाता है, और बच्चे क्या बनते हैं? सक्रिय सदस्य बनते हैं इसके माध्यम से। ठीक है। प्रश्न 12 है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से महत्वपूर्ण होती है। जल्दी से बताइए आप। पियाजे ने किसका समर्थन करा है? विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? क्या पुनर्बलन करता है, भाषा करता है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव करता है, या अनुकरण करता है? पुनर्बलन तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो अवधारणा है, ये किसने दी है? बीएफ स्किनर द्वारा दी गई है। किसने दी है? बीएफ स्किनर। तो ये तो नहीं होगा। भाषा जो है, पियाजे का मानना था कि विचार भाषा से पहले आता है, और जो वाइगोस्की थे उन्होंने भाषा का समर्थन किया है, तो ये भी नहीं होगा। विश्व के साथ अनुभव, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो जीन पियाजे हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बताया है कि बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक है, वे अपने भौतिक संसार या पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया और अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। प्रश्न 13, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। आपको बताना है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है या पीरियड है, उसमें कौन सी संज्ञानात्मकता आ जाती है बच्चों में? अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, या अमूर्त चिंतन की योग्यता, या लक्ष्य लक्ष्य केंद्रित व्यवहार की योग्यता, या दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। जो अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन है, ये योग्यता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर, है ना। ऑपरेशनल स्टेज में आता है ये, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, ये नहीं होगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता जो है, अमूर्त चिंतन जो होता है, ये किस में आती है? ये भी फॉर्मल स्टेज में आती है, तो ये दोनों तो इससे ही रिलेटेड है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की योग्यता, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है बच्चों में। इसमें बच्चे क्या करते हैं? इस अवस्था में बच्चे किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सोची समझी क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसलिए ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता तो हमारी आती है तीसरे वाले में, मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान बिल्कुल ठीक हुआ है? आपको बताने कौन सा एक जोड़ा सही है। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है, या दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना, या नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा सही है? ये जो फर्स्ट वाला है, किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास में, जिसमें भौतिक परिणाम से बच्चा अच्छा या बुरा तय होना, बच्चे क्या करते हैं? भौतिक परिणाम तय करता है कि बच्चा कोई कार्य को अच्छे से करेगा या बुरे से करेगा। इसमें बच्चे को दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास शामिल है इसमें। दूसरा है दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित के बदले में बदले जा सकते हैं। ये अभी हमने पढ़ा कि ये किसका है। दंड और आज्ञा पालन में क्या होता है? किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं, वह अच्छा है या बुरा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। हम समाज में हित को हम कब बदल सकते हैं? ये सामाजिक संविदा अभिविन्यास में आता है। ठीक है, ये वाला सामाजिक संविदा अभिविन्यास का पार्ट है।
तीसरा है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास, अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। इस चरण में बच्चे दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाने और समाज से स्वीकृति पाने के लिए सही व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? वो अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में उनकी स्थिति अच्छी हो सके, यानी कि वो अपने आप को अच्छा दिखा सके। चौथा है नियम और आदेश अभिविन्यास, मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि मानवाधिकारों नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुनना सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास के अंतर्गत आता है, नियम और आदेश में नहीं आता है ये।